का अधिकार। आज हम मौलिक अधिकारों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अतः हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में व्यक्ति को अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इनमें से अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अब नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी क्योंकि विचारों के प्रसार का एक माध्यम है, इसलिए इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था और इस पर अपमान, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार या सदाचार और राज्य की सुरक्षा के हित में ही इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते थे। लेकिन बाद में प्रथम संशोधन के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया। अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है वो है राज्य की सुरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करने के संदर्भ में। इन आधारों पर व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति भारत से उसके किसी भाग को अलग करवाने के लिए विचारों को अभिव्यक्त करे या इस तरह के विचारों को प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उसके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के भाग 6 के द्वारा व्यक्तियों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के सभा या सम्मेलन करने, इकट्ठा होने, जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन करने, धरना देने आदि करने का भी अधिकार है। लेकिन व्यक्ति की यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। राज्य के द्वारा इस पर सार्वजनिक सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह है सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यह स्वतंत्रता भी कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। इस स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाते हुए व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो राज्य के हित में नहीं हो अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत चौथी जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूमने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित में
और अनुसूचित जातियों के हित में प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपने इच्छानुसार कहीं भारत के किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन भ्रमण और निवास संबंधी इस स्वतंत्रता पर भी सब कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में इस पर चाहे तो कोई उचित प्रबंध लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता है उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए कोई आवश्यक योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है, या किसी भी उद्योग को या व्यवसाय को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में भी ले सकती है। इस प्रकार संविधान में नागरिकों को ये मुख्य रूप से 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यक्ति की जो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं वो असीमित नहीं हैं, इन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कि हमने देखा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित या सामान्य जनता के हित में या राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगाए गए हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन प्रतिबंधों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि व्यक्ति को दिखाने के लिए स्वतंत्रता तो प्रदान की गई है हमारे संविधान में, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि व्यक्ति वास्तविक रूप से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन ये तर्क गलत है। हम ये मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि स्वतंत्रता असीमित हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को असीमित रूप से कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। और जो ये प्रतिबंध हमारे यहाँ लगाए गए हैं, ये प्रतिबंध केवल युक्तियुक्त प्रतिबंध है, और ये सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये स्वतंत्रताएं 6 प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अन्य स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार व्यक्ति को अपराध के लिए अपराध के लिए दंडित होने की सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तभी होगा जबकि उस समय जब उसने अपराध करा हो, उस समय कोई कानून हो और उसका उसने उल्लंघन करा हो। यदि उसने कानून बाद में बना हो तो उसको उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ इसका दूसरा एक महत्वपूर्ण यह है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को केवल एक बार ही दंड दिया जा सकता है। तीसरा, किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 जो है वो व्यक्ति को राज्य कोई अनुचित कार्य नहीं करे इससे सुरक्षा प्रदान करता है, या ये बताता है कि कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति को अपराध करने पर दंडित किया जा सकता है। हमारे संविधान के अंतर्गत एक और स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को दैहिक शारीरिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जीवन की उसको सुरक्षा प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को का जीवन राज्य के द्वारा तभी लिया जा सकता है जबकि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि यदि विधि में कोई इस तरह का कोई कानून है जिसके अंतर्गत उसने कोई अपराध कराया है, उसी के लिए उसके प्राण लिए जा सकते हैं या उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरा, उसके दैहिक स्वतंत्रता को तभी बाधित किया जा सकता है जबकि उसने कानून के अनुसार कोई गलत कार्य करा हो, नहीं तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा प्रदान की गई है और व्यक्ति के राज्य के द्वारा व्यक्ति को कानून के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अधिकार है वो है बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के द्वारा यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन किया है, तो उसे बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो भी हमारे संविधान के द्वारा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए तो बंदी बनाते समय उसको बंदी किस लिए बनाया जा रहा है, उन कारणों के बारे में बताया जाए। दूसरा, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे अपने वकील से परामर्श करने का और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा। तीसरा, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी जो व्यक्ति बनाए गए हैं उनको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो 2 प्रकार के अपराध करने वालों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्तियों पर। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत खंड 4 में निवारक निरोध के बारे में बताया गया है और निवारक निरोध का तात्पर्य है कि किसी ने किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व बिना किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के ही बंदी बनाया जाना निवारक निरोध है। अर्थात किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध भी नहीं किया है तो भी उसको बंदी बनाया जाए और कोई न्यायिक प्रक्रिया को भी नहीं अपना कर भी उसे हम बंदी बना सकते हैं। इसको निवारक निरोध कहा जाता है। निवारक संविधान के भारतीय संविधान के अंतर्गत निवारक निरोध को सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू किया जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी संसद के द्वारा 1950 में निवारक नज़रबंदी अधिनियम पारित किया गया और इसकी समय समय पर अवधि बढ़ाई गई। ये 1969 तक चला। फिर 1971 में निवारक निरोध के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 आया और इसको मीसा भी कहा जाता है। और इस निवारक अधिनियम के अंतर्गत जो मीसा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के, बिना अपराध किए कम से अधिक 1 वर्ष तक बंदी बनाया जा सकता था और संकट काल की अवधि में इसको 21 माह तक भी बिना परामर्श मंडल के रखा जा सकता था। इस तरह से हमारे यहाँ समय समय पर निवारक निरोध के अंतर्गत कानून बनाए गए
मीसा बनाया गया। 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाए गए। 1983 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और इसके अंतर्गत भी निरोध की जो तिथि से 10 दिन के भीतर निरोध के आधार बताए जाने का उपबंध था। और समय समय बाद में 1985 में टाडा बनाया गया निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत। 2001 में पोटा बनाया गया, 2004 में। इस तरह से निवारक निरोध के अंतर्गत समय समय पर अनेक संसद के द्वारा अधिनियम बनाए गए और जिसके अंतर्गत आंतरिक कारणों से या आतंकवाद के कारण या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में व्यक्ति को निवारक करने का अधिकार कार्यपालिका को प्रदान किया गया था। और इसकी क्योंकि निवारक निरोध जो अधिनियम है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हमारे यहाँ की गई। ये स्वतंत्रता का अधिकार है।